students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue our chapter Chemical Kinetics of class 12. आज बेटा जो हमने टॉपिक करना है दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इस चैप्टर में बेटा हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रेटेड रेट लॉ है जो हमें ऑर्डर वाइज करना है। हमारे सिलेबस में ओनली दो ही ऑर्डर्स हैं, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले हम करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब अगर रिएक्शन जो है हमारी वो जीरो ऑर्डर वाली रिएक्शन है, उसके लिए हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो देखो बेटा, पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, रेट लॉ लिखना पड़ेगा। किस चीज के लिए? इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालने के लिए। तो लिखो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट लॉ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है। ठीक है, निकालो रेट लॉ किसके इक्वल होता है। रेट लॉ के लिए रेट किसके इक्वल होगी, इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर जीरो। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग हमारी रेट इसके इक्वल ही आएगी ना। ठीक है ना। अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है, ये तो ठीक है, लेकिन जो a रेज टू पावर जीरो है, अगर हम a रेज टू पावर जीरो है, अगर हम इसको ना भी लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि अगर किसी भी की भी पावर जीरो होती है तो वो क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। मतलब हमारे लिए जो रेट लॉ आएगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो यही रहेगा। ठीक है, ये तो है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। एंड हमने जब स्टार्ट किया था बेटा चैप्टर, तब हमने कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस देखी थी रेट के लिए। अगर मान लो हम रिएक्शन ये लेके चल रहे हैं, ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट हम किसके इक्वल देखते थे, रेट इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी टी कंसेंट्रेशन ऑफ ए। यही होगी ना रिएक्टेंट के लिए, तो ये होगी। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखो ये भी इसी रिएक्शन की रेट है। ठीक है, ये भी इसी रिएक्शन की रेट है, तो ये दोनों चीजें क्या होंगी बेटा, इक्वली तो होंगी। तो इसका क्या मतलब है, जो हमारी इक्वेशन 1 है एंड इक्वेशन 2 है, ये दोनों इक्वली आ रही हैं, तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। मतलब क्या आएगा, माइनस डी अपॉन डी टी कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू के है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। चलो, अब हमें क्या चाहिए, अब हमने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। दोबारा से लिख लेते हैं, माइनस डी अपॉन डी टी कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू के। जब हम इसकी बेटा इंटीग्रेशन करेंगे, थोड़ा सा पहले रीअरेंज करना पड़ेगा। क्या करेंगे, जो ये dt है ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, माइनस साइन भी हम इधर ले जाते हैं। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कर दी, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कर दी। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हमने इंटीग्रेशन की है तो हम ये लेके चलते हैं, यहाँ पे डी कंसंट्रेशन ऑफ ए है। जब क्या करते हैं बेटा, हम इंटीग्रेशन करते हैं तो डी से इंटीग्रेशन कट जाती है, मतलब क्या बच जाएगा, ओनली कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस के तो क्या है, कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसकी होगी, dt की, मतलब वो क्या आ जाएगी, t। लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं खत्म हुआ, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लगाएंगे बिकॉज यहाँ पे हम लिमिट्स का यूज नहीं कर रहे हैं। जब हम लिमिट्स का यूज नहीं करते हैं इंटीग्रेशन में, तब हम क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेटा अब हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हम इनिशियल कंडीशंस लेके चलते हैं। हम ये लेके चलते हैं कि व्हेन t इज इक्वल्स टू जीरो। जब t इज इक्वल्स टू जीरो है, मतलब जब हमारे पास अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई, ओनली रिएक्टेंट्स पड़े हैं हमारे पास। t इज इक्वल्स टू जीरो पे जो a की कंसंट्रेशन है ना, वो कितनी है बेटा, a नॉट। ए की कंसेंट्रेशन कितनी है, ए नोट। क्या मतलब है ए की कंसेंट्रेशन ए नोट का, मतलब ये है कि तब हम क्या लेके चलेंगे, इनिशियल कंसेंट्रेशन लेके चलेंगे। क्लियर है, इनिशियल कंसेंट्रेशन लेके चलेंगे, ए की जगह पे क्या लिख दिया, ए नोट लिख दिया। तो ये दोनों कंडीशन हम इसमें पुट कर देते हैं। देखो जब t इज इक्वल्स टू जीरो है, माइनस के जीरो, आई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए नोट। तो ये
ये टर्म तो हो गई 0, इसका मतलब आई किसके इक्वल आ गया, ए नॉट के। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, आई की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, ए नॉट पुट कर देंगे। ठीक है, आई की वैल्यू ए नॉट पुट कर देंगे, साथ साथ बेटा लिखते जाना है इसको। ठीक है, देखो जब हम आई की वैल्यू ए नॉट पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये वाला रिलेशन। ये है बेटा हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ का एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ का एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको किसी तरह से भी हम बाद में रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है हमारे पास, इसको हमने याद रखना है। ठीक है, चाहे डेरिवेशन करके देख लो तब भी इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, हमें याद रह जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने के बाद क्या आएगा, ए नोट को इधर वाली साइड ले आते हैं, माइनस ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी। ठीक है, अगर मान लो मैं के की वैल्यू यहां से निकालनी, के की वैल्यू क्या आएगी, पहले तो माइनस के। ठीक है, 1/t ए कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, यही आएगी। अगर यहां से मैंने साइन को चेंज करना है, माइनस साइन है ना, इसको प्लस में कन्वर्ट करना है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, k इज इक्वल्स टू 1/t कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए, ऐसा लिख सकते हैं ना। मैंने इन दोनों को भी चेंज कर दिया। ठीक है, चाहे ये कर लो कि बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तब भी यही कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। तो हमने k की वैल्यू निकाल ली, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आपको एग्जाम में क्या गिवन होगा, आपको वो दे देंगे कि आपके पास आपने क्या करना है, k फाइंड आउट करना है, रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है, आपको क्या चीजें गिवन है, आपको टाइम भी गिवन है, किस टाइम पे हमने मतलब देखना है k की वैल्यू। ठीक है, टाइम आपको गिवन होगा, आपको कंसंट्रेशन भी गिवन होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन होगी जहां पे आप ए नोट पुट कर दोगे, ए नोट की जगह पे जो पुट कर दोगे, आपको किसी टाइम पे मतलब इस टी टाइम पे कोई कंसंट्रेशन गिवन होगी वो आप यहाँ पे पुट कर दोगे। क्लियर है, तब आप क्या करोगे, अपना क्वेश्चन निकाल लोगे। ये हमारे पास क्या है बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्लियर है, इसको माइंड में रखना है, इसका बहुत यूज करेंगे अब हम। ठीक है, देखो इतना तो हो गया। अब क्या करना है बेटा, हमने यहाँ पे k की वैल्यू निकाल ली। अगर मान लो आपको t की वैल्यू निकालनी है तो t भी निकाल लोगे। मतलब यहाँ पे आपके पास चार चीजें हैं, k, t, इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, मतलब एट एनी टाइम t कंसंट्रेशन है ना, तब आप कोई तीन वैल्यूज दी होंगी, एक वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला एक्चुअल बना ये कहां से, इसी से तो बना, इसी को रीअरेंज करके बना। तो ये लर्न आपने ये वाला रखना है, क्योंकि इससे हम बहुत कुछ आगे एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हमने क्या करना है बेटा, इसी को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। पहले इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ग्राफ इसका बनाया जाएगा। देखो ग्राफ अगर हमने बनाना है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है, दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। ठीक है, अब इसको हम उसके साथ कंपेयर करेंगे। a क्या होगा हमारा y, माइनस k इज m, t इज x, a नॉट इज c। ठीक है, मतलब हमने ग्राफ बनाना है, x एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या लेना है, अलॉन्ग क्या लेना है टाइम, y एक्सिस के अलॉन्ग क्या लेना है, a कंसंट्रेशन ऑफ a। ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन जीरो से शुरू होगा या कहां से शुरू होगा, जब भी बेटा इंटरसेप्ट गिवन हो। अगर मान लो y इज इक्वल टू mx की फॉर्म में कोई भी हमारे पास रिलेशन होता है, ठीक है, उसका ग्राफ हम स्ट्रेट लाइन का किस तरीके से बनाते हैं, ऐसे, मतलब वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर हमारे पास c की वैल्यू कुछ हो, तब वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, c से स्टार्ट होता है। इसका मतलब कुछ a नॉट से स्टार्ट होगा, वो मान लेते हैं यहाँ पे है कुछ भी a नॉट, मान लो यहाँ पे a नॉट, चलो मान लिया, मतलब y एक्सिस पे कुछ कहीं पे भी होगा बेटा a नोट। ठीक है, एक चीज ये मान के चलो। अब पहले स्लोप देखते हैं, स्लोप देखते हैं फिर a नोट की बात करेंगे कि कहाँ पे प्लॉट करना है। स्लोप देखो, स्लोप क्या है बेटा, नेगेटिव। स्लोप का ध्यान रखना होता है, m का ध्यान रखना होता है। m यहाँ पे क्या बताता है, स्लोप, इसका ध्यान रखना होता है। अगर तो इसकी वैल्यू है पॉजिटिव, तब तो ये ग्राफ क्या बनेगा, इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा।
बट अगर इसकी वैल्यू है नेगेटिव तब ग्राफ क्या बनेगा, डिक्रीजिंग। मतलब क्या होगा कि टाइम के इंक्रीज करने से कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। हमें पता ही है कि टाइम के इंक्रीज करने से कंसंट्रेशन क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे टाइम का एंड ए का ग्राफ। तो क्या है, के है ना, माइनस के है तो इसका मतलब ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। यहाँ पे m की वैल्यू या स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, माइनस की। ठीक है, एंड ए नोट कहाँ पे गया, इंटरसेप्ट, ये है बेटा हमारा ए नोट। ठीक है, इस वैल्यू को लिख सकते हैं ए नोट, या फिर ये पॉइंट होगा ए नोट। क्लियर है, मतलब हमने इनिशियल कंसंट्रेशन से स्टार्ट किया, जैसे जैसे टाइम पास होता गया वैसे वैसे कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज करती गई। क्लियर है, ये है जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ। काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार ग्राफ ही बता देते हैं, बना के बता देते हैं, पूछ लेते हैं कि ये किस ऑर्डर के लिए है, या फिर ये भी सीधा पूछ लेते हैं कि हमारे पास क्या है, जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर के लिए आप टाइम एंड ए के बीच में ग्राफ बनाओ। या फिर बेटा आपको मतलब एमसीक्यूज आएंगे ना, तो एमसीक्यूज में क्या है, 4-5 वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, पूछ लेंगे कि पर्टिकुलर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा ग्राफ बनेगा। क्लियर है, तो वो आपको फिर बताना होगा। ठीक है, चलो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर ली, अब आगे देखते हैं। कई बार ना बेटा आपको जो क्वेश्चन होता है ना वो सीधा सीधा नहीं दिया होता कि किसी टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन इतनी है, किसी टाइम पे इतनी है। एंड कई बुक्स पे ना बेटा एक और तरीके का रिलेशन यूज किया होता है इसी के लिए। क्या कर देते हैं बेटा, वो ए की जगह पे लिया होता है ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के टी एज इट इज, एंड ए की मतलब ए नॉट की जगह पे क्या ले लेते हैं, ए। ठीक है, ए ले लेते हैं, या फिर ए नॉट भी लिख देते हैं कई बार, या ओनली ए ले लेते हैं। अब ये क्या है, ये बेटा क्या है, देखो हम एक रिएक्शन जैसे लेके चले थे, यही ए टू प्रोडक्ट। एक बार इसको देख लेते हैं। देखो क्या है कि हमारे पास जो ए है, हमने लिया टाइम टी इज इक्वल टू 0। जब टाइम 0 है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट बना लेते हैं कोई भी बी। जब टाइम इज इक्वल्स टू 0 है, जब टाइम 0 होगा तब हमारे पास क्या होगी, ए की कंसंट्रेशन हमने ले ली ए है। ठीक है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए। इस टाइम पे बी की कंसंट्रेशन तो 0 होगी, बिकॉज अभी तक हमारे पास प्रोडक्ट तो कोई बना ही नहीं है ना, बी की कंसंट्रेशन तो 0 होगी। फिर हम कोई टाइम ले लेते हैं t1 जो 0 से ज्यादा है, टाइम t1 ले लिया। अब क्या होगा बेटा, ए जो है वो डिक्रीज करेगा, ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। हम मान लेते हैं कि एक्स वो फैक्टर है जिससे ए की कंसंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्लियर, मतलब अब टाइम t1 पे कंसंट्रेशन कितनी होगी, ए माइनस एक्स। क्लियर है, अब जो ये बी है, बी की कंसंट्रेशन कितनी होगी, जितना यहाँ पे डिक्रीज हुआ उतनी ये इंक्रीज करेगी। क्लियर है बेटा, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे हम कौन से फैक्टर्स लगा रहे हैं, कितना कॉफिशिएंट है, स्टिशियोमेट्री कॉफिशिएंट है। अगर मान लो यहाँ पे 1 है, 1 से ही 1 डिक्रीज हो रहा है, इस मतलब एक ए से एक ही बी बन रहा है, इसका मतलब एक्स डिक्रीज करने से एक्स ही तो बी बनेंगे। ठीक है, अगर एक से एक बी बन रहा है, एक ए से, अगर मान लो ऐसा होता कि एक ए से 3 बी बनते, ठीक है, तो फिर एक्स ए डिक्रीज करने से 3x बी बनते, यही होता ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि हमारे पास अगर x क्या हो रहे हैं, ए एक्स अमाउंट डिक्रीज हो रही है, तो x अमाउंट क्या है, बी की इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास t1 पे a की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी होगी, a-1। तो t टाइम पे या t1 टाइम पे ले लो कि कंसंट्रेशन कितनी, हमारी क्या इक्वेशन थी, कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस के टी प्लस ए नॉट। तो अब इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास, ये ए, तो यहाँ पे हम ए लिख लेते हैं। क्लियर है, एंड हमारे पास किसी टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी हो गई, ए माइनस एक्स होगी जो डिक्रीज होके आई है, तो हमने ए की जगह पे क्या ले लिया, ए माइनस एक्स ले लिया, माइनस के टी तो ऐसे इट इजी रहेगा। क्लियर है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। 3 फॉर्मूलाज हमने कर लिए, एक हमने ग्राफ कर लिया, एक ग्राफ और करते हैं बेटा। देखो ग्राफ और कौन सा करना है, आपने किया कर लिया। देखो हमने यही देखा कि रेट किसके इक्वल है, के
किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट किसके इक्वल आई? के इक्वल आई। इसका क्या मतलब है? अगर रेट के इक्वल आ रही है, इसका मतलब अगर मान लो मैं बना रही हूं, ग्राफ बना रही हूं किसके बीच में, मान लो कंसंट्रेशन ऑफ ए है, ठीक है, ए की कंसंट्रेशन है यहाँ पे एंड यहाँ पे है रेट। मतलब रेट का एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगी तो क्या बनेगा? कंसंट्रेशन ए की जितनी भी इंक्रीज करते रहो, कितनी भी डिक्रीज करते रहो, कुछ भी हो ए की कंसंट्रेशन, रेट क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। रेट पे तो कोई फर्क ही नहीं ना पड़ने वाला। कंसंट्रेशन ए की जितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेट को, क्योंकि यहाँ पे तो कंसंट्रेशन है ही नहीं, ये तो एक कांस्टेंट है। तो रेट का कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं बनता। ये ग्राफ होता है कांस्टेंट ग्राफ। ठीक है, हमारे पास क्या है? कांस्टेंट ग्राफ बनता है किसके लिए? जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्लियर है बेटा? चलो, ये हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कर लिया। अब हम सेम चीज परफॉर्म करते हैं फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इससे पहले बेटा थोड़ी से जो हमने फॉर्मूलाज किया ना, एक बारी दोबारा से कर लो। फर्स्ट हमने फॉर्मूला क्या किया है? फर्स्ट फॉर्मूला हमने किया कि जीरो ऑर्डर के लिए रेट किसके इक्वल होती है? के इक्वल होती है। ठीक है, सेकेंड हमने क्या किया कि कंसंट्रेशन ऑफ ए किसके इक्वल आती है? माइनस के टी प्लस ए नोट के इक्वल आती है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला हमने क्या किया? के इज इक्वल्स टू 1/t कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए। यही किया था। फोर्थ फॉर्मूला हमने किया था बेटा, ए की जगह पे हमने क्या ले लिया? ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के टी की जगह पे माइनस के टी, ए नोट की जगह पे क्या ले लिया था? ए। ये बनता है हमारा किसके लिए बेटा? किसके लिए बनती है ये वाली इक्वेशन? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये चार फॉर्मूलाज के हैं। एक फॉर्मूला अभी भी रहता है बेटा जीरो ऑर्डर के लिए, दैट इज हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? एक फॉर्मूला और करेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे। देखो, हाफ लाइफ टाइम क्या है बेटा? हाफ लाइफ टाइम का ये मतलब होता है कि मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, रिएक्शन हो रही है, वो टाइम, हाफ लाइफ टाइम उसको बोलेंगे वो टाइम जब जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है ना रिएक्टेंट की, मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? इतनी है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है? हाफ हो जाती है। ठीक है, ऐसी मतलब वो टाइम, जितने टाइम पे जो कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, वो आधी यूज हो गई एंड आधी बच गई, उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। इट इज डिफाइंड एज द टाइम वेयर द इनिशियल कंसंट्रेशन of reactant reduced to half। जब हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, हाफ रिएक्टेंट यूज्ड अप हो चुका है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, अब टी हाफ का फॉर्मूला क्या होगा? टी हाफ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बेटा इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। अब टी को यहाँ ले आओ, के को यहाँ पे ले आओ। पहले ओनली यहाँ से टी का फॉर्मूला निकालो। क्या आएगा? 1/k इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी। क्लियर है? यही है ना? तो 1/k तो एज इट इज ही रहेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन तो एज इट इज रहेगी, लेकिन अगर हम टाइम हाफ ले रहे हैं, इसका क्या हाफ लाइफ टाइम ले रहे हैं, इसका मतलब जो हमारी किसी टाइम पे रिएक्शन कंसंट्रेशन है ना ए, ये किसी टाइम पे कंसंट्रेशन है, ये कितनी हो गई? आधी बचती है इनिशियल कंसंट्रेशन से। मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आएगी? A0/2। ठीक है, तो ए की जगह पे हम क्या फिल कर देंगे? A0/2। तो क्या आ जाएगा टी हाफ की वैल्यू? 1/k। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ A0/2। इसका मतलब क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ A0 डिवाइडेड बाई 2k। ये वैल्यू है टी हाफ की।
ठीक है, हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाय 2k। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। एंड बने किससे हैं? ओनली एक से। क्लियर है? तो बेटा ये आपने सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना उसमें यूज रखोगे। पहले मैं आपको फर्स्ट लॉ के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करवाती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कल जो रिएक्शन करेंगे ना चैप्टर, तब हम ओनली न्यूमेरिकल्स ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अब हम करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो राइट डाउन करो, टॉपिक लिखो, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो बेटा अब नेक्स्ट करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेम हम वैसे ही करते जाएंगे जैसे हमने किया था हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। पहले हमने क्या लिखा था? रेट लॉ। रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट होती है वो किसके इक्वल आती है बेटा? रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इज इक्वल्स टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 1। अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए है तो रेज टू पावर 1 हो जाएगा, मतलब सिंपल हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल्स टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए। एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ के अकॉर्डिंग हमारी जो रेट आएगी कि क्या आएगी, पहले रिएक्शन देख लेते हैं बेटा, रिएक्शन कौन सी है हमारी, A2 प्रोडक्ट्स बन रही है, ठीक है, यही हमारी रिएक्शन है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी? माइनस डी अपॉन डी टी कंसेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अब इसका तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हमने ये वाला लॉ किया था, शुरुआत की थी चैप्टर की, तब तो हमने ऑर्डर के बारे में पढ़ा ही नहीं था। तो जो ये वाली इक्वेशन है ना बेटा, ये वाला फॉर्मूला है, ये ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये सिर्फ कंसेंट्रेशन पे डिपेंड क्या है, कंसेंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है, क्लियर है। चलो अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं जैसे हमने पहले किया था, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को दोनों को इक्वेट कर दिया। दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस डी अपॉन डी टी इज माइनस डी अपॉन डी टी कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले हम इनको क्या करेंगे? रीअरेंज करेंगे। क्यों रीअरेंज करने की जरूरत है? क्योंकि अगर हमने किसी को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, जैसे ए की कंसेंट्रेशन इधर पड़ी है, ए की कंसेंट्रेशन इधर पड़ी है, तो ये dt के साथ इंटीग्रेट नहीं होगा, ये a के साथ ही इंटीग्रेट होगा। तो इससे क्या बनेगा बेटा हमारे पास? हम ले लेंगे d कंसेंट्रेशन ऑफ a डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ a इज इक्वल्स टू माइनस के dt। अब इनको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? देखो यहाँ पे देखो, अगर मान लो, आपको बताती हूँ कि इंटीग्रेट कैसे करते हैं, अगर मान लो आपको नहीं भी आता, कई बारी जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं पता होता है ना, तो क्या आएगा हमारे पास? जो dx बाई एक्स हो या फिर अगर 1 बाई एक्स dx हो, इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो किसके इक्वल होती है? नेचुरल लॉग ln x के, ठीक है, ln x के। तो हम यही करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ln कंसेंट्रेशन ऑफ A, क्लियर है, इज इक्वल्स टू माइनस के तो एज इट इज रहेगा, प्लस क्या आ जाएगा? t, ठीक है, देन प्लस इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए हम क्या लेंगे? व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 कंसेंट्रेशन ऑफ a इज इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ a नोट, जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए किया था वही चीज दोबारा से पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आएगा? ln a नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू 0 प्लस आई, मतलब i की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ln a नोट। अब हम यहाँ पे i की जगह पे ln a नोट पुट कर देते हैं, ठीक है, i की वैल्यू ln a नोट पुट कर देते हैं ऊपर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ln a नोट, क्लियर है। ये हमारा क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया फॉर द फर्स्ट लॉ।
दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट लॉ इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ का फॉर्मूला है ये। क्लियर है? अब इसको भी अगर आप रीअरेंज करना चाहते हो, बहुत सारे तरीके हैं बेटा इसको रीअरेंज करने के। ठीक है, फर्स्ट इसके इक्वेशंस देखते जाओ, इसको 1 2 छोड़ो, इसको 1 2 लो। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा ये बन गया। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, अगर मान लो हम ऐसा करें, इस वाले लॉग को इधर ले लें, ln a माइनस ln a नॉट इज इक्वल टू माइनस kt आ जाएगा। ठीक है, वापस हम k का फॉर्मूला निकालेंगे इससे। अब ln है जो, ठीक है, ln है जो, ठीक है ये है, लेकिन अगर हमने नेगेटिव का साइन हटाना है तो ln a नॉट माइनस ln a आ जाएगा इज इक्वल टू kt। एंड अगर मैंने k की वैल्यू निकालनी है तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1/t ln a नॉट माइनस ln a। क्लियर है? ये हमारा बनेगा दूसरा फॉर्मूला। बस इसको रीअरेंज करते जाओ, फॉर्मूलाज बनाते जाओ। देन हमने बेटा रीअरेंज करके क्या करना है, देखो देखो हमारे पास बेटा एक फॉर्मूला होता है लॉग का फॉर्मूला, कि जब हम किसी भी लॉग को, देखो अगर हमारे पास ऐसा हो लॉग ए बी है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी। सिमिलरली अगर हमारे पास लॉग ए बाय बी हो तो हम इसको कैसे लिखते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी। अब हमारे पास क्या है, ये वाला लॉग ए माइनस लॉग बी है। ठीक है, लॉग ए माइनस लॉग बी है। बेटा लॉग ना दो तरीके के होते हैं, एक तो ln, एक log। इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। ये होता है बेस 10 वाला, ई बेस 10 वाला। ठीक है, सॉरी ये होता है बेस ई वाला, ये होता है बेस 10 वाला। ठीक है, इसको ई बेस के साथ लिखते हैं, इसको 10 बेस के साथ लिखते हैं, ये दोनों में फर्क होता है। ठीक है, अब देखो क्या चीज है हमारे पास, ये है। अब इसको क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला इस पे लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास लॉग ए माइनस लॉग बी है। क्या आ जाएगा, लॉग ए बाई बी। क्या आ जाएगा बेटा इससे, 1/t ऐसे रखते हैं, है ना। देन क्या आ जाएगा, ln, ठीक है, a नॉट बाई ए, ln a नॉट बाई ए लिख सकते हैं ना, इज इक्वल्स टू k। ये आ सकता है। तो और क्या आ जाएगा इससे, ln a नॉट बाई ए इज इक्वल्स टू kt। टी को वापस इधर ले गए। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला बेटा हमारा ये बन गया। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया, ये है हमारा थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, अब बेटा हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, एक बार मानो यहाँ पे हम माइनस साइन लगाएं, क्योंकि हमने एक और फॉर्मूला बनाना है। उसके लिए क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन लेके हूँ, माइनस साइन आएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, उल्टे जाएंगे ना। ए ऊपर चला जाएगा, ए नोट नीचे आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, देखो बेटा अगर देखो मैंने क्या किया, लॉग ए माइनस लॉग बी किया तो लॉग ए बाय बी आ गया। अगर क्या होता, लॉग बी बाय ए होता, यहाँ पे लॉग बी बाय ए होता तो किसके इक्वल आ जाता, लॉग बी माइनस लॉग ए के। ठीक है, यही आ जाता ना। तो इसलिए अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन गया। यहीं पे भी वही करना है, अगर मैं दोनों को उल्टा दूं तो जो सामने वाला है उसका साइन भी तो चेंज हो ही जाएगा ना। ठीक है, अगर आप नहीं भी करना चाहते हो तो इससे भी वो बन जाएगा। जो हमने सेकंड वाला लेना है, चलो इससे अगर नहीं करना चाहते तो इससे भी देख सकते हो। ये जो हमारी इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, इसको ध्यान से देखो, इस पे भी तो हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ln कंसेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ए नॉट। किसके इक्वल आएगा, माइनस kt के इक्वल आएगा। ठीक है, अब देखो अगर ये देखो इस पे वही चीज हुई ना, अगर मैं इसको उल्टा दूं तो ये नेगेटिव बन जाएगा, वही चीज बननी है हमारे पास। देन क्या है बेटा, अब हमारे पास इम्पोर्टेंट है, अगर मैं इस वाले लॉग को इधर लेके जाऊंगी, मैंने अभी आपको बताया जो ln होता है उसका बेस होता है e। अगर मैं इस वाले लॉग को इधर वाली साइड लेके जाऊंगी तो इसका साइन क्या हो जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा, e बन जाएगा। मतलब क्या होगा,
A, concentration of A divided by concentration of A naught is equals to E raised to power minus KT. E क्या है यहाँ पे? एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक्सपोनेंशियल फैक्टर है E, तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, इसकी पावर आ जाएगी माइनस KT। ठीक है, और इससे क्या बन जाएगा? इससे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? A concentration of A is equals to concentration of A naught e raised to power minus KT। ये हमारे पास है फोर्थ फॉर्मूला। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है तो यही, इसको ही रीअरेंज करते जाना है, फॉर्मूलेज बनाते जाना है। ठीक है, ये फोर्थ फॉर्मूला हो गया। अब ओनली एक फॉर्मूला बचता है, वो क्या है? वो हम किससे बनाएं? चलो ऐसे करते हैं, इस वाले फॉर्मूले से बनाते हैं। ठीक है, चलो इससे क्या बनाएंगे बेटा? देखो ये वाला फॉर्मूला लेना था। देखो क्या है? 1/T ln A नॉट माइनस ln A इज इक्वल्स टू K। T को इधर वाली साइड ले लो, KT। ठीक है, अब देखो बेटा, जब भी हमने ln को लॉग में कन्वर्ट करना होता है, तो क्या करते हैं? 2.303 लॉग। ln की वैल्यू होती है 2.303 लॉग। मतलब मान लो ln x है, वो किसके इक्वल होगा? 2.303 लॉग x के इक्वल। क्लियर है? ln x किसके इक्वल होगा? 2.303 लॉग x के इक्वल होगा। क्लियर है ना? तो देखो इसमें हमें क्या पता चलेगा? यहाँ पे हम पुट करेंगे, क्या आ जाएगा? 2.303 लॉग A नॉट माइनस 2.303 लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू KT। यहां से क्या करेंगे? 2.303 निकाल लेंगे कॉमन। 2.303 कॉमन निकाल लिया, क्या आ जाएगा? लॉग A नॉट माइनस लॉग A इज इक्वल्स टू, यहाँ पे T नहीं आएगा, हाँ ओनली, इज इक्वल्स टू KT। बस ये चीज, ये बन गया हमारे पास। ये हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया। इससे K निकाल लो, T निकाल लो, कैसे भी निकाल लो। ये हमारे पास है फिफ्थ फॉर्मूला। तो हमने बेटा 5 फॉर्मूलाज कर लिया फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अभी हाफ लाइफ तो पढ़ा ही है हमारा। क्लियर है बेटा ये चीज? ठीक है, अब 5 फॉर्मूलाज हो गए। अब एक और फॉर्मूला देखते हैं, वो हम करते हैं। देखो जैसे बेटा हमने पहले किया था कि अगर हमारे पास A है, A से B बन गया है, अगर टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे इसकी कंसेंट्रेशन A है एंड इसकी कंसेंट्रेशन कितनी होगी? 0। अगर मैं टाइम t1 लूं या कोई भी टाइम ले लूं, तब क्या होगी? अगर इसकी क्या हो जाएगी? x कम हो जाएगी, इसकी x बन जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा, फर्स्ट जो इक्वेशन थी इसमें पुट कर लेते हैं। चलो किसके इक्वल आ जाएगा? नहीं तो हमने थर्ड इक्वेशन की थी ना बेटा, थर्ड इक्वेशन में क्या आया था? ln कंसेंट्रेशन ऑफ A नॉट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू KT। यही आई थी हमारी। अब यहाँ पे देखो A नॉट की जगह पे आप क्या पुट करोगे? A, क्योंकि T0 पे तो A ही है ना कंसेंट्रेशन। ये किसके इक्वल आ जाएगा? ln A डिवाइडेड बाय A की जगह पे क्या पुट करोगे? A माइनस एक्स। किसी टाइम पे कंसेंट्रेशन कितनी है? A माइनस एक्स। किसकी? रिएक्टेंट की देखनी है ना हमें, प्रोडक्ट से तो लेना देना ही नहीं है। इज इक्वल्स टू KT। तो एक फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा। क्लियर है? जब हमने A की जगह पे A माइनस एक्स वाला फॉर्मूला ले लिया, A नोट की जगह पे A की जगह पे A माइनस एक्स, तब हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब उन्होंने ये बोला गया हो कि इतनी कंसेंट्रेशन रिड्यूस हो गई है। ठीक है, मान लो उन्होंने बोला कि पहले हमें कंसेंट्रेशन दी गई थी 0.1 मोलर। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गई? 0.05 मोलर कंसेंट्रेशन रिड्यूस हो गई है। 5 की जगह पे 6 ले लो।
0.6 मोलर कंसेंट्रेशन रिड्यूस हो चुकी है। अगर इतनी रिड्यूस हो गई मतलब इतनी रिएक्शन कम होगी, 0.06 इतनी कम हो गई, इतनी कम हो गई तो बची कितनी 0.04। ठीक है, कई बार वो ये बोल देते हैं कि किसी टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी हो गई 0.04 हो गई। अगर 0.04 हो गई किसी टाइम पे कंसंट्रेशन, तब तो हम ए की जगह पे 0.04 लिख देंगे। मतलब उन्होंने बोल दिया कि आफ्टर 2 मिनट रिएक्शन तो हुए, आफ्टर 2 मिनट कंसंट्रेशन 0.1 मोलर से चेंज हो चुकी है, 0.04 मोलर तक आ चुकी है। ठीक है, 0.04 मोलर तक आ चुकी है। तो यहाँ पे 0.1 को हम ए नॉट ले लेंगे एंड 0.04 को हम क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने ये बोला कि 2 मिनट के बाद 0.06 कंसंट्रेशन रिड्यूस हो चुकी है, मतलब तो वही है। लेकिन अगर उन्होंने ये बोला कि 0.06 कंसंट्रेशन रिड्यूस हो चुकी है, फिर आप क्या लोगे, ए हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1, इसमें से एक्स ले लोगे इसको, तो इसको रिड्यूस करवा दोगे, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? बस एक मेंटेलिटी की बात है कि किस तरीके से हम सोच रहे हैं, किस तरीके से यूज करना है। ऐसा नहीं है कि अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तभी रिड्यूस्ड वाला फॉर्म आएगी, नहीं, इससे भी तो आ सकती है वो चीज। क्यों? हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि अगर इतना रिड्यूस हो गया तो बचा कितना, है ना। अगर 0.06 रिड्यूस हो चुका है तो उस टाइम पे बचा कितना होगा, 0.1 से 0.06 माइनस कर दो, ठीक है, तो 0.04 ही आ जाएगा, इतना बचेगा। क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप a माइनस एक्स ले रहे हो तो इसका क्या मतलब है, अगर a ले रहे हो तो उसका क्या मतलब है। ए का मतलब क्या है कि किसी भी टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है, किसी टाइम टी पे कंसंट्रेशन कितनी है, उस टाइम पे कितनी कंसंट्रेशन हो गई है। एंड अगर ए माइनस एक्स ले रहे हो उसका भी वैसे तो मतलब यही है, लेकिन उसमें एक्स क्या है, एक्स वो है कि कितना रिड्यूस हो गया, कि कितनी कंसंट्रेशन उसकी रिड्यूस हो चुकी है। ठीक है, अब बेटा लास्ट हमारा बचता है लास्ट फॉर्मूला जो हमने करना है, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम वही था जहां पे हमारे पास क्या थी, कंसंट्रेशन कितनी हो गई थी उसकी, कितनी हो गई थी बेटा कंसंट्रेशन, ए नॉट बाय 2। ठीक है, तो हम इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लेके चलते हैं, वही लेके चलते हैं हमारा 2.30, चलो ln वाला लेके चलते हैं। ln अभी हमने किया ना, ln ए नॉट डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, सॉरी प्लस के टी के, इसके इक्वल आ जाएगा। अगर मैंने टी की वैल्यू निकालनी है 1/k ln कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, यही आएगा। अब देखो टी की जगह पे अगर मैं क्या ले लूंगी, 1/2 ले लूंगी। अगर टी की जगह पे 1/2 ले लूं तो ए की जगह पे क्या लेना पड़ेगा, ए नॉट बाय 2 लेना पड़ेगा ना। टी हाफ है जो तभी आएगा, मतलब जो टी किसमें कन्वर्ट हो गया, टी हाफ में, मतलब हाफ लाइफ टाइम तभी होगा अगर जो कंसंट्रेशन है वो कितनी हो गई है, ए नॉट बाय 2। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन से हम चले थे, ए नॉट से चले थे, अब टाइम टी हाफ पे कंसंट्रेशन ए थी, ए कंसंट्रेशन कितनी है, जो कि पहले से हाफ हो गई, ए नॉट बाय 2 हो गई, तो ए की जगह पे ए नॉट बाय 2 ले लेंगे। अब ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया, 2 चला जाएगा ऊपर, क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू 1/t ln 2। ठीक है, अब बेटा इसको याद ही रख लो क्योंकि k की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे t हाफ आएगा, यहाँ पे t आएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू याद ही रख लो बेटा, ln 2 की वैल्यू क्या होती है, ln 2 की वैल्यू होती है 0.693। ठीक है, 0.693, नहीं तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2.303 लोगे पहले, है ना, फिर log 2 लोगे, फिर उसको कैलकुलेट करोगे, बहुत टाइम जाएगा। सीधा इसकी वैल्यू लर्न करो कितनी है, 0.693 डिवाइडेड बाय k। तो t हाफ की वैल्यू क्या आएगी, 0.693 डिवाइडेड बाय k। किसके लिए बेटा ये वैल्यू, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम कंपेयर करें जीरो ऑर्डर के लिए ये वैल्यू कितनी आई थी, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ की वैल्यू कितनी आई थी, उसके लिए आई थी ए नॉट बाय 2k फॉर जीरो ऑर्डर। फॉर फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ की वैल्यू कितनी आई है, 0.693 डिवाइड
डिवाइडेड बाय के। इसका मतलब कि अगर हम 0th ऑर्डर की बात करते हैं तब तो क्या है, जो हाफ लाइफ टाइम है ना, हाफ लाइफ पीरियड है, वो डिपेंड करेगा ए नॉट पे, है ना, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। बट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, वो सिर्फ के पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। क्लियर है बेटा? तो ये सारा था हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब ओनली इसके क्या बचते हैं बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बचती है, वो देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें सबसे फर्स्ट वाली इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे फर्स्ट वाली इक्वेशन उठाओ। फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारी क्या थी, ln A इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ln A नॉट। ठीक है, आज हम इसका ओनली एक ही ग्राफ करेंगे। कल मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाने वाली हूँ ना, तो सबसे पहले ना किस किस तरह के ग्राफ आ सकते हैं, 0 ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए किस किस तरह के ग्राफ आ सकते हैं ना, तो हम सारे ग्राफ्स भी डिस्कस करेंगे पहले, बाद में न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लियर? आज सिर्फ मैं एक ही ग्राफ करवाऊंगी फर्स्ट लॉ के लिए। 0 ऑर्डर के भी मैंने 2 ही करवाया ना, लेकिन 2-3 और होते हैं, वो भी मैं करवा दूंगी कल को। ठीक है, तो ln A है, इसको लेंगे y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, जैसे हमने फर्स्ट 0 ऑर्डर के लिए बनाया था। y के विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, ln A, x के विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, t। ठीक है, तो अब क्या है, इसकी पहले तो स्लोप देखेंगे। स्लोप क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब ऊपर से नीचे ही आएगा। स्ट्रेट लाइन तो बन ही रहा है क्योंकि इक्वेशन बन रही है, तो ऊपर से नीचे आएगा। अब स्लोप कितनी है इसकी स्लोप भी माइनस के है। ठीक है, एंड जो ln A नॉट है, ln A नॉट क्या आएगा फिर बताओ, ln A नॉट क्या है, इंटरसेप्ट है, मतलब ये वाली वैल्यू है हमारी ln A नॉट, या फिर इसको बोल सकते हैं। क्लियर है? अब इससे भी एक और चीज देख लो, ये तो हमारे पास हो गया। अगर हम बेटा ऐसा करें, यहाँ पे लगा दें लॉग लगाए, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2.303 लगाना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर देते हैं, 2.303 लॉग A नॉट। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं बेटा, पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर देते हैं। अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से तो 2.303 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, लॉग A इज इक्वल्स टू माइनस के डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा 2.303t। ठीक है, प्लस यहाँ से भी 2.303 कट जाएगा, क्या आएगा, लॉग A नॉट। ये इक्वेशन बन जाएगी। इसका भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये वाला ग्राफ बना लिया होगा, है ना। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, इसकी जगह पे हम दूसरा ग्राफ बनाते हैं इस इक्वेशन का। अगर हम इसको कंपेयर करें y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो इसके लिए क्या आएगा, x की जगह पे सेम t है, लेकिन y की जगह पे अब क्या होगा, लॉग, एलओजी लॉग वाला लॉग लेंगे, एलओजी वाला लॉग लेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ A। यहाँ पे अब स्लोप क्या आएगी, ये वाली, दिस इज m, मतलब बनेगा तो डिक्रीजिंग ग्राफ ही। स्लोप क्या आएगी, माइनस के बाय 2.303। पहले वाले में क्या आई थी, ओनली माइनस के, इसमें माइनस के बाय 2.303। एंड जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या आएगा, लॉग A। क्लियर है? एक ये ग्राफ बनता है, बाकी सारी चीजें हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।